हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। आप लोगों का आज का सेशन फॉर बीएड सेकेंड ईयर, आपका सब्जेक्ट चल रहा है नॉलेज एंड करिकुलम, राइट। और इसी से रिलेटेड हम लोग आज का टॉपिक आपका कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है आपका व्हाट इज करिकुलम। प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है, आप लोग उसको चेकआउट कर लें जो जो सेशंस हो चुके हैं इससे पहले के। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका क्वेश्चन कि करिकुलम होता क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग एक्सप्लेन करें। आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान से समझो। और ये पता भी होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है कि आपका पाठ्यक्रम होता क्या है, पाठ्यक्रम से क्या क्या संबंधित चीज़ें, क्योंकि आप लोग टीचर बनेंगे। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ाएंगे तो उसमें तीन चीज़ें ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। एक तो टीचर, राइट, क्योंकि पढ़ाना उसे है। टीचर पढ़ाएगी किसे? स्टूडेंट को, क्योंकि वो आपकी बातें समझेगा। और साथ ही में करिकुलम पता होना चाहिए कि जो भी लेवल आप लोग पढ़ा रहे हो उसका करिकुलम क्या है। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे। क्लास को फटाफट से लाइक एंड शेयर करेंगे जो भी स्टूडेंट्स अपना, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो सके। आप लोग अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ से शेयर करेंगे क्लास को। देखिए, करिकुलम के बारे में बात करें, करिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं हम लोग इसे? पाठ्यक्रम। अगर करिकुलम की बात की जाए तो करिकुलम का मतलब है ये एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है जिसमें स्टूडेंट एंगेज करते हैं अपनी एजुकेशन के दौरान। देखो, आपको सभी को पता है कि आपकी प्राइमरी लेवल होती है, सेकेंडरी लेवल होती है एंड हायर लेवल होता है, राइट। अब जो आपका करिकुलम बनता है ना, तो वो लेवल वाइज बनता है। लेवल 1 का आपका एक करिकुलम बनेगा, लेवल 2 का आपका एक करिकुलम बनेगा, तो हायर का एक करिकुलम बनेगा। तो वो लेवल, क्लास वाइज नहीं कह रही हूँ मैं, वो लेवल वाइज बनता है कि आपको इस लेवल के अंदर, इस प्राइमरी लेवल में हमें बच्चों को कैसे एक्सपीरियंसेस देने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज को क्लासरूम के अंदर इंडल्ज कराना है। ठीक है, तो उस दौरान, एजुकेशन के दौरान बच्चे को कौन से सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम लोग डिलीवर करेंगे, करिकुलम वो है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एकेडमिक कंटेंट। ये आपका ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट्स, टॉपिक, मटेरियल जो भी है, थियोरी, ये सिर्फ इंक्लूड करेगा, नहीं। इसके अलावा और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड्स हो गए, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हो गई, लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस को सेटअप करता है, उसको शेप करता है, जितना भी बच्चा क्लास में ले रहा है या स्कूल में ले रहा है। तो इजी डेफिनेशंस हैं, इजी नोट्स हैं, इजी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग एक ही बारी पढ़कर आप लोगों के माइंड में यहाँ पर क्लिक हो जाए। अब करिकुलम के की कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? तो करिकुलम के की कंपोनेंट्स क्या है? पहली चीज, कंटेंट, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो कि हमें बच्चे को, एक हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बच्चा ये सीखे, तो भाई हम बच्चे को कंटेंट क्या डिलीवर करेंगे? ये बच्चा इस लेवल के अंदर ये चीजें सीखनी चाहिए, उसको ये चीज पता होनी चाहिए, डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, तो कंटेंट पे वर्क करते हैं। पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है कि हमने जो एक कंटेंट बनाया है बच्चे के लिए, उस लेवल के लिए, हम उन जो टीचर्स हैं उस बच्चे को वो डिलीवर कैसे करेगी कंटेंट, तो कौन से मेथड्स को यूज़ करेगी, कौन से स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेगी, जिससे कि जो कंटेंट है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इफेक्टिवली बच्चों तक डिलीवर हो जाए। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। आकलन का मतलब है कि यहाँ से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम बच्चे का आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हम उन वेज को देखें जिससे कि बच्चे ने जो भी सीखा है, लर्न किया है, हम उसको इवेल्युएट कर सके, चाहे वो टेस्ट के थ्रू हो, चाहे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो, या असाइनमेंट्स देकर, या फीडबैक देकर, एक्टिविटीज कराकर, प्रेजेंटेशन देकर, किसी भी तरीके से हम बच्चे का असेसमेंट और आकलन कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है हम बच्चे को ये चीज सिखाना चाहते थे, अब हमने सिखा दी, उसको डिलीवर कर दिए, बच्चा कितना सीखा है, तो वो स्पेसिफिक स्किल्स होना, नॉलेज होना, कॉम्पिटेंसीज दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव एंड
आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स, हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये चीज़ आ जाएगी, हमारे अंदर ये स्किल ऐड हो जाएगा। तो ये वही बात कर रहा है कि क्या आपने सीखा उस दौरान, जो भी आपने एजुकेशन ली उससे क्या सीखा। तो ये 4 आप लोगों के की कंपोनेंट्स आ जाते हैं। देखिए जितने आप इफेक्टफुली हेडिंग्स डालेंगे, कंटेंट को मेंशन करेंगे, उतना आसान आपके लिए हो जाएगा लर्न करना, क्वेश्चन को बढ़ा कर लिखना और पेपर में अच्छे नंबर लेकर आना। यही चीज आपको समझनी है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये आप लोगों के 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि करिकुलम की या पाठ्यक्रम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। राइट। पहला पॉइंट, करिकुलम शुड कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व। इसका मतलब क्या है, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है आप लोगों का, पाठ्यचर्या निरंतर विकसित होनी चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उसकी निरंतर निगरानी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी पाठ्यचर्या है वो अपनी शैक्षिक गतिविधि को अनुकूलित कर सके। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो करिकुलम है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज को अडेप्ट कर सके, सर्विसेज, जो भी हम बच्चे के अंदर चेंज चाहते हैं, वो सोसाइटी चेंज चाहती है, वो हम वहां तक पहुंच सके। तो ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए, इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। राइट। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल। कहने का मतलब क्या है, एक अच्छा करिकुलम में पाठ्यक्रम जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। हम सिर्फ एक जने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेरेंट्स से जुड़े हैं, पेरेंट्स एक सोसाइटी से जुड़े हैं। तो भाई एक हम सोसाइटी की पूरी की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी की नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो हमारा जो करिकुलम है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। उस अकॉर्डिंग बच्चे की एजुकेशन देनी है, उस अकॉर्डिंग बच्चे की एजुकेशन में चेंज लेकर आना है, जिससे बच्चा और बेहतर सीखे। गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है, पाठ्यक्रम लोगों की जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। करिकुलम शुड बी डेमोक्रेटिक कंसीव्ड। तो उसमें कहने का मतलब क्या है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कि हम ये नहीं कि किसी के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं, कि सिर्फ जो कंटेंट बनाते हैं वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बनाया है, एवरेज बच्चों को छोड़ दिया, डल बच्चों को छोड़ दिया, नहीं। हम जो भी नॉलेजेबल कंटेंट बनाएंगे वो इन बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, रिसोर्सेज और सोसाइटी को दिमाग में रखते हुए बनाएंगे, जिससे किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। करिकुलम शुड बी प्रोवाइड द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब देखो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम जब 3rd क्लास में आते हैं तो ईवीएस की बुक हमारी ऐड होती है, हम लोग फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, एसएसटी आने लगती है हमारे सब्जेक्ट में। तो ये आप लोगों एक लॉजिकल सीक्वेंस है, जो पहले टफ है हम उसको पहले पढ़ा देंगे तो बच्चे का एक मोरल डाउन हो जाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये करिकुलम जो है एक लॉजिकल सीक्वेंस देती है कि हमें बच्चे को कब क्या पढ़ाना है। आपका बुक में भी सब्जेक्ट वाइज, आपकी चैप्टर वाइज सीक्वेंस होता है ना, तो ये वही चीज कह रहा है। क्लियर। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। आपको जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए। एक अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है वो चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहता है हमेशा, वो फ्लेक्सिबल है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो करिकुलम इज ओपन टू रिवीजन डेवलपमेंट टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल स्टेट। कहने का इसका मतलब क्या था कि जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, जिससे कि कभी भी आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, हम उसको बदल सकें, उसके अंदर संशोधन हम लोग कर सकें बच्चे के विकास के लिए। क्लियर। पाठ्यक्रम शैक्षिक गुणवत्ता वाला होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और क्वालिटी होना चाहिए। जो करिकुलम हो वो हेल्प करे बच्चे को कि वो उसको बेस्ट मिले, मतलब जो भी चीज़ें उसे मिल रही हैं बेस्ट मिले। हम किसी भी उसको, देखो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। अगर हम लोग उसमें भी कंजूसी करेंगे या फिर उसमें भी कोई चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे पे बहुत, और एक बच्चे पे नहीं काफ़ी बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम शिक्षार्थी को सर्वोत्तम बनाने में मदद करता है। बताइए पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि किस तरह आंसर को प्रेजेंट करना है। पेपर में आंसर आए, आपका एक क्वेश्चन आए शॉर्ट नोट के अंदर 4 नंबर में, तो आप इसी तरह से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आप लोगों को इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। मैं आपको कोर्स में हर एक चीज बताऊंगी कि आपको फ्लो चार्ट कब बनाएं, ठीक है, किस में बनाए, किस आंसर में बनाए, कैसे बनाए, ये हर चीज आप लोगों को कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई। अब इतने बड़े बड़े पॉइंट्स ना लिखकर हमने करेक्टरिस्टिक्स में जब फ्लो चार्ट बनाया तो इजी वे में बनाया कि वो करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल होता है,
करिकुलम आपका कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो यही पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाएंगे और आप लोग आसानी से उसको भूलेंगे नहीं, आसानी से उसको लर्न कर कर इसको देखकर आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। करिकुलम जो भी है उसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिटी इंक्लूड होती है, एक सब्जेक्ट मैटर का सीक्वेंस होता है, एड्रेस द नीड्स ऑफ द लर्नर, बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं उन सभी को दिमाग में रखता है और वो डेमोक्रेटिकली आगे चलता है कि किसी के भी इंटरेस्ट को, नीड्स को, किसी को भी हम लोग इग्नोर ना करें, अवॉइड नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ये पाठ्यचर्या की विशेषताएं हो गई है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि यस मैम क्लियर है। देखिए इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक करते रहेंगे, बट डिपेंड आप पे करेगा आप कितना शेयर और लाइक कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। क्लास में उतना ही एक्सटेंड कर दूंगी, बट आप लोगों के ऊपर डिपेंड है टोटली। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट्स में नहीं बनेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है ना? तो आप लोग जितना हो सके क्लास को मैक्सिमम शेयर करें अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपके कॉलेजेस के ग्रुप होंगे, टीचर्स होंगे, उनको शेयर कर दो। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन और किस तरीके से बनता है। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेसिक की करिकुलम क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपकी बुक में क्या क्या चीजें गिवन है? आपके बुक में करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोसेस, क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो। देन बेसिस ऑफ करिकुलम, पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपकी बुक में है। बेसिस ऑफ करिकुलम आ गए, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, components of curriculum, principles of curriculum, समझ में आ रहा है? बेसिस, अप्रोचेस, कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल, और आप लोगों के मेथड्स ऑफ करिकुलम आ गए हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी सिर्फ हमने करिकुलम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है। देन इसके बाद करिकुलम एज अ डिजाइन आ जाएगा, करिकुलम डिजाइन क्या होता है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझनी है और पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो हमने अभी जो बेसिकली पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसको समझा और उसकी विशेषताएं को समझा है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी क्लास अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दें। क्लियर? समझते हैं यहाँ से सिलेबस और करिकुलम क्या है, सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या है। देखिए हमें लगता है कि सिलेबस और करिकुलम एक ही वर्ड है और हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कंपैरिजन है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि सिलेबस क्या होता है और आपका करिकुलम क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले डिफरेंस की बात करें, डेफिनेशन। पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। करिकुलम क्या है? जैसे मैंने आपको कल भी बताया, करिकुलम आपका एक ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जो कि लेवल्स के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी लेवल के लिए बनता है, ठीक है, सेकेंडरी लेवल के लिए बनता है, हायर लेवल के लिए बनता है। तो वो एक लेवल के लिए एक ओवरऑल एजुकेशन का प्रोग्राम क्या है हमारा, उसको फ्रेमवर्क करने के लिए करिकुलम बनाया जाता है। इसमें करिकुलम के अंदर जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कि हमें बच्चों को क्या चीज़ें सिखानी है, उसका लर्निंग हमें क्या क्या देनी है, तो गोल्स, वैल्यूज, कंटेंट, मेथड, असेसमेंट, स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेज, टीचर क्या यूज़ करेगी बच्चों को समझाने के लिए, वो सब चीज़ इंक्लूड होती है। करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा टर्म है जिसके लिए बनाया गया है, वो नेशनल के लिए भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल दोनों के लिए बनाया गया है। और ये आपको एक रोड मैप देता है कि हम, देखो हमें मैप होता है हमारे पास, हमें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये जो आपका करिकुलम का रोड मैप है ये आपको बताता है कि टीचर्स को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, क्या बच्चों को कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, कौन से हमारे गोल्स एजुकेशन के, हमें बच्चे को कहाँ तक पहुंचाना है। तो ये वो सारी चीजें, वो स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग करिकुलम कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हम इसे पाठ्यक्रम कहते हैं। क्लियर? अब सिलेबस की बात करें जिसे हम विवरण बोलते हैं, तो सिलेबस क्या है, ये एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड नहीं है, नैरो है ये आपका क्लास वाइज होता है। कैसा होता है? ये आपका क्लास वाइज होगा जिसमें आपको डिटेल्ड बता रखा होगा कि ये कंटेंट आपको पढ़ना है। जैसे हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं
इस सब्जेक्ट के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो वो क्या है, वो आप लोगों का सिलेबस है, जिसमें आपके टॉपिक्स गिवन है, ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, असेसमेंट क्या हो कैसा होगा, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना सिलेबस होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन को मदद मिलती है कि हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट विल बी टॉट, और कैसे बच्चे को क्या पढ़ाना है और क्या कैसे पढ़ाना है, वो आपका सिलेबस बताता है। मीनिंग समझ में आया? इसके बाद इन दोनों का स्कोप क्या है। करिकुलम के स्कोप की बात करें तो उसका ब्रॉड मतलब कि वाइड स्कोप है इसका। क्यों? क्योंकि ये सारा जो भी एजुकेशनल जर्नी है बच्चे की, वो इंक्लूड करके चलता है। यहाँ पे लर्निंग गोल्स बताता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस कैसे क्या क्या यूज होंगी, वो आपका करिकुलम बताता है। बट अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक कोर्स का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है कि बच्चे को क्या चीज पढ़ानी है। उसका एक स्पेसिफिक लेसन प्लान होता है, टीचिंग रिसोर्सेज होते हैं और असेसमेंट मेथड्स होते हैं। क्लियर? कंटेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो करिकुलम के अंदर जो कंटेंट होता है वो ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि करिकुलम आपका लेवल वाइज बनता है। प्राइमरी लेवल में सिंगल क्लास नहीं आती है, 5-6 क्लास आती हैं आपका। फर्स्ट टू फिफ्थ आप लोगों का प्राइमरी हो गया, तो करिकुलम उस लेवल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स, बच्चे को क्या क्या सिखाने और बच्चे में क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से आपका फोकस करता है कंटेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर फोकस करता है। कैसे? कि हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, यूनिट कितनी है, लेसन्स कितने हैं, है ना, एग्जाम, क्विज, प्रोजेक्ट, इन सब से हम लोग उसको कवर अप कर सकते हैं और यहाँ से उसका आकलन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो ही आप यहाँ पर जो भी क्वेरी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आपको ना कंटेंट मिलेगा क्लास के अंदर, आप लोग वहां से देख सकते हैं, हर एक चीज आप लोगों को क्लियर कराई जाएगी। आपकी कंटेंट क्लैरिटी मस्ट है। कंटेंट अगर क्लियर हो गया तो आप देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है बीएड के एग्जाम के अंदर, तो 16 नंबर में खुद ही आपको लिखना है। अगर आप लोग रट्टा मार के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बट अगर आप लोग समझ के चले जाएंगे, आपको कंटेंट क्लियर है, आप आसानी से आप कितना भी लिख सकते हो। अगर हम लोग पर्पस की बात करें तो करिकुलम क्या है, यहाँ से करिकुलम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको, जिसमें हम एजुकेशन में यहाँ से डेवलपमेंट करना, अपने स्टूडेंट्स अचीव करते हैं अपने डिजायर्स को, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है, ठीक है, आपको किस लेवल पे चलना है, तो वो आपका करिकुलम है। और सब सिलेबस जो होता है ये आपको स्पेसिफाई करता है कि बच्चे का एक शेड्यूल होता है लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए, उसको आपको बताता है और आपको गाइड करता है। सिलेबस टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी, दोनों को गाइड करता है कि आपको पढ़ना क्या है। अगर देखो आपके पास इस बीएड का सेकेंड ईयर का सिलेबस नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ाना है। तो इस बुक का उस सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो आपका एक पर्पस के अंदर आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम की बात करें तो करिकुलम फ्लेक्सिबल है। करिकुलम टेंड्स टू बी मोर फिक्स्ड एंड यूजुअली सेट बाय नेशनल एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज। ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें तो सिलेबस क्या होता है, वो आपका जनरली फ्लेक्सिबल होता है। टीचर्स उसको एडजस्ट कर सकती हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे सपोज होता है कि टाइम, समय कम था, टीचर नहीं पढ़ा पाई, और उसमें पता है कि हम एग्जाम में उसमें से कम दे सकते हैं, तो टीचर सिलेबस कटवा सकती है, आपको ना कट करवा देती कि ये नहीं आएगा पेपर में, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस हो गया जिसको हम लोग फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर सकते हैं। पर जो करिकुलम होता है ना, क्योंकि ये आपका नेशनल और एजुकेशन अथॉरिटी ही सेटअप करती है, तो यहाँ पर उसको पीरियोडिकली थोड़ा सा समय लगता है, उसके अंदर चेंजेस देखने में कुछ साल लग जाते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं, इसलिए ये कंसीडर किया जाता है फिक्स्ड। एग्जाम्पल की बात करें, करिकुलम आपका नेशनल करिकुलम होता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। जैसे कि अगर बात की जाए 6 to 12 ग्रेड्स के लिए, सच एज डेवलपिंग प्रोफिशिएंसीज इन मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए, कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल आए, तो ये सारी चीज़ें
करिकुलम में इंक्लूड होती हैं, कि हमें पता है कि हमें 6 to 12 क्लास के बच्चे के लिए उसको कैसे डेवलप करना है, हमें कैसे बढ़ाना है, हमें उसको क्या क्या स्किल्स हमें देने हैं। और सिलेबस आपका क्या होता है, ये मोर स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये आप लोगों को उसी पूरे साल के अंदर कवर अप किया जाता है, राइट। अगर इसकी ऑडियंस की बात करें तो देखो करिकुलम क्या है, करिकुलम कौन डिजाइन करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिजाइन करते हैं, नेशनल रीजनल इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आप लोगों का ये डिजाइन किया जाता है। और जो करिकुलम होता है वो टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम डिजाइनर्स इन ओवरऑल स्ट्रक्चर्स के लिए करिकुलम को बनाया जाता है, पाठ्यक्रम को। बट अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोगों के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट वो टीचर को पढ़ाना है और स्टूडेंट को पढ़ना है, तो सिलेबस उन दोनों के लिए होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या पॉइंट समझ रहे हैं, कैसे कैसे समझ रहे हैं, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए और पॉइंट्स को लिखना। अगर इनकी समरी की बात करें तो करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है जो हमने पढ़ा, जो कि एक ओवरऑल प्लानिंग प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर, कंटेंट, गोल्स, हर एक चीज प्रोवाइड करता है। बट जो सिलेबस है वो एक स्पेसिफिक है, वो डिटेल्ड है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का एक मतलब कि हम अगर बात करें, ये आपका करिकुलम है, करिकुलम का एक छोटा हिस्सा आपका सिलेबस है, ये समझ लो। ये आपका बड़ा टर्म करिकुलम है जिसमें आपका सिलेबस एक हिस्सा है, सिलेबस एक हिस्सा है। तो ये हमने ये चीज पढ़ी है, ये हमने इसका कंक्लूजन हो गया एक तरीके से, या आप लोगों की समरी हो गई है। आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि यस मैम क्लियर है। इसके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है? समझ में आ गया तो जल्दी से बताएंगे। देखो ऐसे हम लोग एक एक पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं, आपके कुछ और भी डिफरेंस हैं। देखा जाए बिलीफ एंड ट्रूथ, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, रीजनिंग एंड एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, ये आपके शॉर्ट नोट में बन सकते हैं। तो कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, राइट। चलो, अगर ये छोटी छोटी से सेशंस आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, सो वेल एंड गुड। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और ये क्लासेस और इनकी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए, जो जो मैं क्लासेस आपको करा रही हूँ आप लोग उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली, आप सभी का स्वागत है स्पायरिंग टीचर्स में। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीजें क्लियर हैं तो एक बार कॉमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। आज का सेशन आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर का है, राइट। डेली हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर की क्लास है आप सभी की, और टॉपिक जो रहेगा वो है डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ। बिलीफ एंड ट्रूथ में क्या डिफरेंस है, राइट। ये आप लोगों का क्वेश्चन जून 2018 के अंदर पूछा गया है, ये एज इट इज क्वेश्चन। इसका डिफरेंस को समझ लेते हैं कि बीच में डिफरेंस क्या है। रेस्ट आप सभी का जो भी जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, जिनको समझ में आ रहा हो किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़नी है, कैसे आप लोगों फर्स्ट ईयर में कैसे आप लोगों ने स्कोर किया है, तो आप सभी इस बैच के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 ऐप को डाउनलोड करके एनरोलमेंट डायरेक्टली ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे बिलीफ और ट्रुथ में, विश्वास और सच में क्या अंतर होता है। देखो, अगर हम लोग बिलीफ की बात करें, बिलीफ क्या होता है, ये हमारा विश्वास होता है जो हम लोग मानते हैं। तो इट इज अ फीलिंग ऑफ समथिंग इज गुड, राइट, वैल्यूएबल एंड फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, कि हमें लगता है कि ये चीज सही है, वैल्यूएबल है, हम इस पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग आती है ना। और दूसरे में अगर बात करें दूसरी तरफ ट्रुथ की, तो ट्रुथ का मतलब है कि ये स्टेटमेंट रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। समझ में आ रहा है कि मैंने आपको क्या बोला? बिलीफ है हमारा विश्वास मानना, कि हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर, इट इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। बट ट्रुथ है कि ये रियल है, इट इज अ रियल स्टेटमेंट जो कि एग्जिस्ट करती है। देयर इज अ ग्रोइंग बिलीफ दैट दीज पॉलिसीज विल नॉट सक्सीड, ये हमारा विश्वास है कि ये जो रणनीति बनाई जा रही है वो सक्सीड नहीं करेगी। एग्जाम्पल ले लिया हमने, हमारा ये विश्वास है। वी चैलेंज हिज बिलीफ अबाउट रिलीजन, ठीक है। तो हम लोग क्या है, ये विश्वास के ऊपर कर रहे हैं। बट अगर हम लोग यहां से बात करें ट्रुथ की, तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ का मतलब है इट इज अ मीनिंग,
टू इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट और रियलिटी। किसी भी चीज पर हम लोग फैक्ट आधार पर बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल रियल है, हम उस बेस्ड पर हम लोग बात कर रहे हैं, समझ में आया, जो कि ओरिजिनल है। ट्रुथ में ऑल्सो ऑफन बी यूज इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। हम लोग अगर ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये आज के टाइम पे भी यूज होता है, मतलब कि यूज क्या होता है, इट इज अ मॉडर्न रियलिटी। सिंपल वे में बात करें कि ट्रुथ इज दैट विच इज कंसिस्टेंट विद द माइंड, जो हमारे माइंड के साथ चेंज नहीं होता है, कंसिस्टेंट एक जैसा रहता है। क्लियर? ट्रुथ इज द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान तो एक ही है ना, तो भाई हम उनको बदल नहीं सकते, उनका चरित्र नहीं बदल सकते, उनकी विल, उनका कुछ ग्लोरी नहीं बदल सकते हैं, वो सेम रहेगा। तो ट्रुथ का मतलब क्या है, सच क्या है, इट इज अ सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, कि वो वाकई में मायने रखता है, इट इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है, हम उसके ऊपर लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो देखो इसके अगर हम लोग अंतर की बात कर ले, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो बिलीफ और ट्रुथ में अंतर ये है कि बिलीफ जो होता है हमारा खुद का होता है, हमारा पर्सनल स्टेटमेंट होती है, बट जो ट्रुथ होता है वो यूनिवर्सल है, जो कि मेरे को, आपको, सभी को मानना पड़ेगा। बट जो बिलीफ है वो आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है कि मैं इस पे विश्वास करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि ब्लैक मैजिक का, अब कोई होता है कि काले जादू पे विश्वास नहीं करता और कोई होता है कि इस ब्लैक मैजिक पे विश्वास करता है। तो बिलीफ हमारा पर्सनल स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग सच मानते हैं या नहीं मानते। बिलीफ हमारा सब्जेक्टिव नेचर का होता है और पर्सनल होता है, कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो पर्सनली है, बट जो ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव होगा और यूनिवर्सल होगा, मतलब आप मानो या ना मानो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो यूनिवर्सल है। बिलीफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स अ थिंग टू बी ट्रू। बिलीफ क्या है, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर आप लोग अपने मतलब कि एक रफली आइडिया लगा लेते हो कि हाँ ये सच है, हाँ ये एग्जिस्ट करता है। बट जो ट्रुथ है वो हम लोग कभी भी, ट्रुथ नेवर बी कॉग्निटिव गोल, कि हम ये नहीं कि हम उस पर अपने दिमाग लगाएंगे, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नहीं, आप उस पर कुछ भी कर लो बट वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जो कि सत्य है। बिलीफ, एक्सेप्टेंस, ओपिनियन, एग्जिस्टेंस, मतलब क्या है कि हम लोग बिलीफ, हम विश्वास करते हैं कि चीज एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारा ओपिनियन है कि ये चीज एग्जिस्ट करेगी, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट जो ट्रूथ है, ट्रूथ हमारा फैक्ट होगा, वो रियलिटी होगा जो एग्जिस्ट करेगा, मतलब सब में एक ही बात है, बस उसको घुमा कर आपको बताया जा रहा है। इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कथन सही है, बट द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू हमें यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आप एक्सेप्ट करो मत करो, वो एग्जिस्ट कर रहा है। बिलीफ इज अ सिस्टम ऑफ थॉट, इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे हमारे दिमाग के अंदर घुसी हुई है ना। पर जो ट्रुथ है, ट्रुथ कंसीडर्ड टू कंटेन डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज। ट्रुथ क्या है, ये आप लोगों के डिफरेंट तरीकों से आप लोगों को ज्ञान मिलता है, ठीक है, लैंग्वेज, परसेप्शन, रीजन, नॉलेज, अलग अलग तरीके से आप लोगों को मिलता है। समझ में आया? तो ये बिलीफ और ट्रुथ क्लियर हुआ। अब ये 4 नंबर का आपके पेपर में शॉर्ट नोट बनता है कि आप लोग यहाँ से या तो बिलीफ और ट्रुथ के बारे में एक्सप्लेन करें। अब इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है, रीजनिंग और एनालिसिस को एक्सप्लेन करो। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आ जाता है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एक्सप्लेन करो। तो मैं आप लोगों को जो बेसिक है वो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए कि क्लास आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। इसी के ही आगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ रीजनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये पॉइंट भी आए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, है ना। रीजनिंग क्या होती है, हमारी तर्क लगा रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास 2 तरीके की रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम लोग अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, है ना। और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम लोग
उसके नियम तक पहुंचते हैं, उसके रूल तक पहुंचते हैं, राइट। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया कि जो रीजनिंग है ये हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। भाई हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में है तो हम लोग तर्क लगाकर, लॉजिक लगाकर, रीजन लगाकर हम लोग उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इट डेवलप्स योर विजुअल रीजनिंग। भाई हम लोग जो अपने दिमाग से सोच रहे हैं इसके ऊपर कलाकारी, जैसे कोई केस है बिगड़ चुका है, हम लोग अपना अगड़म शगड़म दिमाग लगाकर उसको समाधान हम उसका ढूंढ सकते हैं। इट इज यूजफुल इन एवरी सब्जेक्ट टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप लोगों के मैथमेटिक्स में आते हैं 2 × 5 + 7, हमें इसे सॉल्व करना है तो हम आसानी से इसको रीजन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, राइट। बट एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस के ऊपर हम लोग सोचते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, उससे पहले हम लोग सच को निकालते हैं। क्योंकि जैसे केस है, भाई चोरी किसने करी ये समस्या है ना, यहाँ से चोरी किसने करी, थीफ कौन था, तो हम यहाँ पर सोचेंगे, पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, फिर लॉजिक लगाएंगे कि हाँ ये हो सकता है, हम उस सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें सच मिल जाएगा, हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। It develops the ability to solve problem by thinking and critical way. ये आप लोगों के अंदर क्षमता को डेवलप करता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोच के उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है वो प्रेजेंट करता है, मतलब देखो एनालिटिकल आलोचनात्मक सोच, तो यहाँ पे आप लोग जो तर्क लगाओगे वो आप लोगों के कॉम्प्लेक्स पोजीशन जो है, मतलब आपकी समस्या काफी जटिल है, बहुत मुश्किल है, तो आप लोग उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसको आप लोग वो कर सकते हो, उसको सोच के आप लोग सोल्यूशन निकालते हो। तो ये आप लोगों का रीजनिंग और एनालिसिस का डिफरेंस होता है। समझ में आया? दोनों डिफरेंस क्लियर हुए कि बिलीफ क्या है, ट्रुथ क्या है, रीजनिंग क्या है, एनालिसिस क्या है। कमेंट्स में बताइए क्या दोनों के दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हुए, इन दोनों के बीच के अंतर क्या है। राइट, चलो आई होप कि ये छोटे छोटे से टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दें आप सभी स्टूडेंट्स। और आप लोगों का बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। बाकी क्वेरीज के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिसको भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेना हो, अपना क्लासेस अच्छे से करनी हो, तो आप सभी के लिए एप्लीकेशन है एस्पायरिंग टीचर्स 2.0, उसी पर ही आपकी क्लासेस चल रही हैं, राइट। थैंक यू। वान दिस इज रूपाली, आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट चल रहा है बीएड सेकेंड ईयर का, राइट। बीएड सेकेंड ईयर का आपका नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट चल रहा है, जिसका आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ करिकुलम। कल हमने जो क्लास करी थी डिफरेंस के बारे में समझा था कि बिलीफ, ट्रुथ, रीजनिंग, एनालिसिस में क्या डिफरेंस है उसको देख ले। आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। रेस्ट आप लोगों का बेसिस ऑफ करिकुलम यहाँ से समझते हैं। ये 16 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कि बेसिस, करिकुलम के बेसिस क्या क्या हैं। करिकुलम का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है कि करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब समझिए कि यहाँ पर बेस क्या होता है। मींस बेस का मतलब हो गया आधार। आपका जो पाठ्यक्रम है किस आधार पर आधारित होता है, क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोई भी आपके जैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग करिकुलम के बारे में बताएंगे। देखो जब हम लोग करिकुलम इम्प्रूवमेंट, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट, कि हमें पाठ्यक्रम के अंदर सुधार करना है, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो 2 कैटेगरीज ऑफ बेसिस शुड बी अंडरस्टूड। हमें 2 तरीके के बेसिस को समझना पड़ेगा।
एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन नेचर, दोज दैट अफेक्ट पीपल डायरेक्टली, जो लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। जो इंस्टीट्यूशनल बेस होता है, करिकुलम का प्लान करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, स्कूल सिचुएशन क्या होगी, इम्पैक्ट ऑफ करंट ट्रेंड, मतलब कि उस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कौन से मतलब कि जो सोसाइटी है वो क्या चाहती है, करंट के मुद्दे क्या चल रहे हैं, इश्यूज क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। क्लियर? तो ये डायरेक्टली यहाँ से स्टूडेंट्स को, टीचर्स की नीड्स को, लोकल करिकुलम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। यहाँ पे इन सभी की नीड्स को देखा जाता है यहाँ, और तब आप लोगों का करिकुलम बनाया जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो यहां से देखिए कि सक्सेसफुल लर्नर्स यहाँ पर क्या होंगे, दैट आर क्रिएटिव, रिसोर्सफुल एंड एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो भी सक्सेसफुल लर्नर्स होंगे वो कैसे माने जाएंगे, एक तो उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्रिएटिव, रिसोर्सफुल एंड आइडेंटिफाई सॉल्व प्रॉब्लम, की वो अपनी समस्याओं को समाधान खुद से कर सके। राइट? कम्युनिकेट वेल इन रेंज ऑफ वेज, कि अलग अलग तरीके से जो भी प्रॉब्लम आती है उनके अंदर वो कम्युनिकेट, बातचीत कर सके। अंडरस्टूड हाउ दे लर्न एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, कि वो ये समझें कि वो अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं, इस बात को समझे। दे आर एबल टू लर्न इंडिपेंडेंटली एंड विद अदर्स, दूसरों के साथ भी सीखें और खुद से भी इंडिपेंडेंटली वो सीख सकते हैं। नो अबाउट बिग आइडियाज, इवेंट्स दैट शेप। अब देखो ये पॉइंट्स में लिखना इजी आप लोगों के लिए हो जाए जब आप इन पॉइंट्स को समझ लोगे, तो आप इन्हीं पॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, फीचर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कौन होंगे, एक पर्सन वो कॉन्फिडेंट कब होगा, दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, खुद जिसकी खुद की पहचान होगी और खुद की यहां से कुछ वर्थ होगी। रिलेट वेल टू अदर्स एंड फॉर्म गुड रिलेशनशिप, कि वो एक अच्छी रिलेशनशिप बना सके। ठीक है? सेल्फ अवेयर, अपने बारे में पूरा अवेयर, जागरूक होना चाहिए और दूसरों के इमोशन के साथ भी डील कर सके। बिकम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर साहस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने खुद की बिलीव, अपने खुद के बारे में जानना, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी पर्सनालिटी बना सके। राइट? तो वो लोग कॉन्फिडेंट माने जाते हैं जो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, या फिर मेक हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना जीने का जो तरीका है वो हेल्दी बना सकते हैं। दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, नई नई थिंग्स को यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। एक्साइटमेंट, ओपन टू एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, तो ये क्या है, ये आप लोग के कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल आ गए हैं। सक्सेसफुल के अंदर भी होगा यही, पर कॉन्फिडेंट उनसे भी बेहतर, कि वो अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होंगे, दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ एंड वर्क, कि वो अपनी जिंदगी के लिए और अपने काम के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं। दे आर एबल टू वर्क कोऑपरेटिवली, वो दूसरों के साथ कॉपरेट, सहयोग के साथ काम कर सकते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को करिकुलम सिखाता है। करिकुलम हम पढ़कर ये सब चीजें सीखते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सक्सेसफुल हम लोग बनते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब ये जो करिकुलम है हमारा वो किन आधार पर आधारित है, तो पहला हो गया आप लोगों का फिलोसफिकल बेस। फिलोसफिकल बेस कौन सा होता है, पहला बेस है ये आप लोगों का, जिसके अंदर हम करिकुलम के बारे में प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एजुकेशन फिलोसफी ऑफ दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जो कि आप लोगों के हमने प्रोसेस ऊपर देखे, उसके अंदर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिजाइन करेंगे, और हम लोग उन स्टेजेस पर इंप्लीमेंट करेंगे जहां पे डायरेक्टली पीपल इन्वॉल्व हों। क्लियर हो रहा है? ये जो फिलोसफीज हैं वो गाइड करती है यूज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स, कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे देखो हर एक बच्चा अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, आपके पास विविधता होती है, तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उनके पढ़ने के स्टाइल को सेटिस्फाई कर सके, तो वो आप लोगों का फिलोसफिकल बेस आ जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है आप लोगों का पॉलिटिकल बेस।
पॉलिटिकल बेस क्या होता है? करिकुलम डिजाइन स्टार्ट्स विद फंडिंग। जैसे कि आप लोगों के प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो किन पर डिपेंड होते हैं? वो फंडिंग पर डिपेंड होते हैं कि वो हायरिंग पर्सनल, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। देखो, स्कूल चलाना कोई आसान बात तो है नहीं, स्कूल के लिए प्रॉपर फंडिंग चाहिए होती है, उसको चलाना टीचर्स चाहिए होते हैं, हायर करने पड़ते हैं, पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जगह लेनी पड़ती है ना। तो ये पॉलिटिकल बेस है आप लोगों को, जिसमें प्राइवेट हो चाहे पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। ऑल एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डिपेंड ऑन लोकल, स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स, कि आप लोगों के उस स्टेट के कैसे स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग गोल्स बनाते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और यहाँ से एग्जामिनेशन सिस्टम को अप्रूव करते हैं, पॉलिसीज अफेक्ट करती है। ये आपको पता चल जाएगा जब हम ये पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल बेस। तो इट मीन्स कि जो पॉलिसीज हैं हमारी, नेशनल पॉलिसीज हैं, स्टेट पॉलिसीज हैं, वो करिकुलम जब हमारा बनता है, हमारे पास कितना बजट है एजुकेशन के लिए, तो वो सारी पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं हमारे करिकुलम को बनाने में, डेवलप करने में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक बेस, आर्थिक आधार क्या हो गया? करिकुलम फॉर इन हाउस ट्रेनिंग एंड इनकॉर्पोरेशन फोकसेस ऑन एजुकेशनल एम्प्लॉय। देखो, यहाँ से आप सभी को पता है, जैसे अगर क्वालिफाइड टीचर्स होंगे तभी बच्चा अच्छे से पढ़ सकेगा, क्योंकि एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप अपने स्कूल में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर बाहर से वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर फोकस करना कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपको प्रॉफिट देंगे या नहीं देंगे, आपके एजुकेटिंग एम्प्लॉयज होने चाहिए। नेशन फाइनेंसिंग एजुकेशन एक्सपेक्ट एन इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम एजुकेटेड स्टूडेंट्स, कि देखो अगर नेशन आप बच्चों के एजुकेशन पर पैसा लगा रहा है, उनके लिए एक बजट सेट किया हुआ है, तो वो ये चाहते हैं कि कल को वही बच्चे पढ़कर अपने इस नेशन को प्रॉफिटेबल बनाए, है ना, वो रिटर्न उन्हें दे। क्योंकि हमारा अगर यूथ पढ़ेगा जब भी तो हमारा नेशन, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये तो आप सभी को पता है। उन्हीं के बलबूते यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा है टेक्निकल फील्ड्स के अंदर, आप लोगों का हम ग्लोबली देखें तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो इसी रिगार्डिंग हमारा जो गवर्नमेंट है एक सेट करता है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन के अंदर कितना हमें पैसा लगाना है, हमें कितना एक कोटा लेके चलना है। तो ये आप लोगों का इकोनॉमिक बेस आ जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल बेस। आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब आप लोगों के पास एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे काम यूं ही हो जाते हैं, आप लोगों को कुछ भी ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आप लोग बस टाइप करते हैं, बोलते हैं, आप लोग के पास पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है। अब इतना ईजी हो चुका है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन करिकुलम डेवलपमेंट 21st सेंचुरी के अंदर, आप लोगों का पता ही है कि हमारा जो करिकुलम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है, जिसके अंदर मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। क्या पहले आप लोगों को ऐसे घर बैठे शिक्षा मिलती थी? मिलती थी? नहीं मिलती थी। किसी का ध्यान भी नहीं जाता था कि हम लोग इस तरीके से भी एजुकेशन को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई, आप लोग यहाँ से उसको अडेप्ट करते चले गए, आप लोग अब उस पर डिपेंडेंट हो चुके हो। अगर आपसे ये टेक्नोलॉजी अब छीन ली जाए, आप लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को मोबाइल की या टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि उनको प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप सभी को पता है कि एजुकेशन के अंदर इस टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। क्लासरूम के अंदर हम लोग आज ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, घर बैठे अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर के थ्रू हम घर से ही शिक्षा ले रहे हैं, है ना। तो ये चीज इंक्रीजिंगली बढ़ चुकी है। अब सोशल बेस क्या कहता है, सामाजिक आधार क्या कहता है? सोशल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग, देखो समाज के अंदर आपका रिलीजन आता है, कल्चर आ गया, सोशल ग्रुपिंग आ गई है, जो कि ये सारे चीजें मिलकर आपके करिकुलम को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करती हैं। किस टाइप के टॉपिक्स, मेथड्स, एग्जाम्पल्स उस बुक के अंदर होने चाहिए, टीचर किस टाइप का एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगी। डेवलपिंग रिलेवेंट करिकुलम टेक्स इनटू अकाउंट सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस। जैसे आप लोग का करिकुलम को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसमें आपकी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसको दिमाग में रखा जाता है, और आप लोगों की इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? यह सब ऊपर से जा रहा है? एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप सभी को क्लियर हो रहा है या सब ऊपर से जा रहा है आप सभी के।
नेक्स्ट आता है आपका फिजियो साइकोलॉजिकल बेस। साइकोलॉजिकल बेस क्या कहता है कि देखो, हमें एजुकेशन के अंदर काम करना है, हम और अल्टीमेटली करिकुलम आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। तो साइकोलॉजिकल क्या है, ये एक साइंस ऑफ बिहेवियर है जिसके अंदर जितने भी प्रोसेस है करिकुलम का वो आपस में रिलेटेड है। हमारी साइकोलॉजी क्या बताती है कि डिजायरेबल चेंजेस लेके आना बच्चों के व्यवहार के अंदर, आप लोग के एफर्ट्स इतने होने चाहिए कि हम अपनी साइकोलॉजी के थ्रू जो हम लोग करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं उसके थ्रू बच्चा जो सीख रहा है उसके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ करिकुलम शुड बी प्रोवाइडेड। The psychology of individual difference has led to plan develop the curriculum in such a way to cater individual differences। देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो साइकोलॉजी है, इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं आपकी कक्षा के अंदर। हर एक बच्चा अलग है, हर एक सोसाइटी अलग है, सोसाइटी की नीड्स अलग है, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो उन सभी को दिमाग में रखते हुए बच्चों की क्षमताओं को, कैपेसिटीज को, नीड्स को, इंटरेस्ट को, एटीट्यूड को, उनकी पोटेंशियल को दिमाग में रखते हुए ही तब आप लोग करिकुलम को डेवलप करते हो। तो ये आपका हो गया साइकोलॉजिकल बेस, मनोविज्ञान पर आधारित। नेक्स्ट आता है आपका सोशोलॉजिकल बेस। सोशोलॉजिकल बेस भी इजी है कि आप लोगों की जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, नेशन है, ठीक है, इनका एक सोशल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि भाई यहाँ से बच्चों के लिए एजुकेशन को अरेंज करना है, राइट। एजुकेशन के बिना तो हम अपने नेशन को क्या खुद ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर कुछ इनेट एबिलिटीज होती हैं, कैपेसिटीज होती हैं बच्चे के अंदर, उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिनके थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इन्हीं के थ्रू हम बच्चे को एजुकेशन और स्कूलिंग देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि इट कैरिंग आउट चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज पर द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। जो आपकी सोसाइटी, आपका नेशन डिमांड कर रहा है कि बच्चे के अंदर ये पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, बच्चे के अंदर उसकी नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, तो वो आप लोगों का सोशोलॉजिकल में आता है। यहाँ से बच्चों के अंदर वैल्यूज, बिलीव्स, आइडियल, ट्रेडिशन, कम्युनिटी लाइफ, ये सब चीजें मतलब आती है, बच्चा एक्वायर करता है, अर्जित करता है। Help students in working towards preparing themselves for the cultural and social changes. Help students in acquiring knowledge and skills. Present day technological advancement. तो ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से आपका जो करिकुलम है वो बनता है, तो किन आधार पर आधारित होता है, राइट। अब ये मुझे बताएंगे कि आपको ये क्लास क्लियर हुई या नहीं हुई, क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कि आपका जो करिकुलम है वो किन किन आधार पर, किस पर आधार पर आधारित है। साइकोलॉजिकल बेस, सोशोलॉजिकल बेस, पॉलिटिकल बेस, टेक्नोलॉजिकल बेस, क्या ये पॉइंट्स, फिलोसफिकल बेस, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। जब तक आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप लोगों को मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि आपको क्लियर हो रहा है या फिर इसमें डाउट है। एटलीस्ट कमेंट्स में जरूर जुड़े मेरे साथ, राइट। चलिए क्लास को ओवर करते हैं। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक, बाकी हम क्लास के अंदर बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्लास में आपका कंटेंट डिफरेंट रहेगा, क्लास का तरीका अलग है। ये आप लोगों का बुक से मैं इसलिए करा रही हूँ, जिसके पास बुक है वो बुक नहीं है वो यहाँ से मैटर उसे मिल जाए कि आपकी बुक में वास्ट दिया हुआ है। इतना कुछ हम लोग याद करते हुए चलेंगे तो हमारे कुछ भी नहीं हो पाएगा, पेपर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को लिमिटेड पढ़ना है पर अच्छा पढ़ना है कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए आप उसके अंदर पूरे नंबर ला सके। तो उसी से रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी क्लास में कराया जाएगा पेड एप्लीकेशन में, वो ये कंटेंट नहीं होगा, अलग होगा। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8595500915। इस पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन में जाके एनरोलमेंट अपना ले सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।